हम इस सीरीज में पहला चैप्टर जो यूनिट एंड डायरेक्शन का था, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें हम अब नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स का एक पार्ट है मोशन इन 1D का। क्या समझ में आता है यहाँ पे मोशन इन 1D? एक्चुअली क्या है ना कि 1D 2D 3D के बारे में अगर डिस्कस हो तो हम तो चैप्टर में करेंगे। फिलहाल ये देख लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई या जेड, ये तीनों एक्सिस है। जनरली हम 3D की तब बात कर रहे हैं, वैसे 7D 11D तक काम चला है, लेकिन हम लोग जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं 2D को हम समझते हैं, 3D को देखते हैं। 2D हमारे भेजे में आसानी से एंटर कर जाता है। जैसे आप सोचो अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे जहां भी बैठो वहां पर देखो एक कोने होंगे, जिस कोने में आपको दिखेगा, जैसे कि हम इसी की बात कर लेते हैं, इस बोर्ड की कोने कॉर्नर ले लेते हैं। जैसे कि ये आपके घर का मान लेते हैं एक इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं। आपने इस कोने को देखा, एक कोन को आपने चेक किया, इस वाली लाइन को आप मान लो एक्स है, ये वाली लाइन आपका वाई है, और ये इस वाली यानी घर के फ्लोर में अगर कोई चींटी चल रही है इस तरह से, तो आप कहोगे वो 2D में चल रही है, क्योंकि यहां पर एक्स और वाई दोनों मोशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बॉडी चींटी देखो, इधर से भी इधर से भी, दोनों से हम इसके एक्सेस को मेजर करें। ठीक, अगर चींटी किसी दीवार पे चढ़ रही है ऊपर की तरफ, इस तरह से वॉल पे चढ़ रही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा 2D मोशन हो गया, क्योंकि दो प्लेन को ले रहा है, एक्स को भी ले रहा है और जेड को भी ले रहा है। ठीक, लेकिन अगर कोई भी चीज, जैसे कि आपने बाहर निकला और एक पक्षी को देखा हवा में उड़ते हुए, आप जैसे किसी पक्षी को आपने हवा में उड़ते हुए देखा, ठीक, जो अगर ये पक्षी हवा में उड़ रहा है, चलो जी जैसे भी पक्षी हो, तो आप ये देखो कि एक तो सबसे पहले जमीन से एक्स और वाई भी होगा और वो कुछ हाइट पे भी है, तो कुछ हाइट पे भी है जिसकी वजह से इसमें एक्स और वाई दोनों तो आ ही रहा है, कुछ हाइट है ग्राउंड से, तो वो जेड तीनों एक्सेस को कंसीडर करता है, तो हम उसे 3D कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल 1D की। 1D में अगर मान लो आपने एक रस्सी बांध दी, रस्सी आप ऐसे बांध दिया कि, या फिर पाइप ले लो, कोई पाइप है आपके घर का और आप ये ग्राउंड से छत तक है, और इस पर एक चींटी बिल्कुल सीधे की तरफ इस तरह से ऊपर से या तो नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, तो जेड एक्सिस में जा रही है तो 1D। या आपने क्या किया, एक लाइन खींचा नॉर्मल सी एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक बॉडी बिल्कुल इस तरह से सीधा सीधा एक्स के अंदर जा रही है, तब भी क्या है 1 डायमेंशनल। या फिर आप वाई में जा रहे हो तब भी क्या है 1 डायमेंशनल। मतलब किसी भी डायमेंशन में अगर आप मूव कर रहे हो, चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो या जेड में हो, तो हम 1D की बात करेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि सिर्फ एक्स लेना है, या तो सिर्फ वाई लेना है, या सिर्फ जेड लेना है। ठीक, तो यहां पर जो हम कंसीडर करने की बात करेंगे, यहां पर रेस्ट और मोशन की बात की जाती है। रेस्ट और मोशन, रेस्ट हम किसको कहते हैं और मोशन किसको कहते हैं? जैसे कि आपकी इस चीज को समझो, रेस्ट एंड मोशन। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम उतना ही करेंगे जितना पेपर में आने वाला है, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में फिलहाल नहीं जाने वाले, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिटेल्स में है। आपको उतना करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आसानी से आ जाएगा। रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन के बारे में अगर कोई आपको पूछता है, अभी आप घर पे बैठे हो किसी चेयर पे, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आप रेस्ट में, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, तो आप क्या है वहां पे मोशंस में आ गए। कैसे? अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा हो, यानी आप चेयर पे बैठे, कुछ देर के बाद बेड पे बैठ जाओ, कुछ देर के बाद बाहर, घर से बाहर कहीं भी घूमने फिरने का काम कर रहे हैं, तो अगर टाइम के साथ हमारा जगह परिवर्तन हो रहा है, चेयर से हम बेड पे गए, बेड से हम बाहर गए, कहीं भी घूम रहे हैं, किसी बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसे हम मोशन की बात करते हैं, तो मोशन में है। और रेस्ट, अगर कोई बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं। जैसे कि हमारा घर, जैसे कि आपका क्लासरूम, या फिर आपके घर, या फिर रेस्ट कार, या फिर कोई बड़ा सा पत्थर आपके घर के सामने रखा, या फिर आप कहोगे कि ट्री जो घर के सामने है, या कहीं भी ट्री। आप ऐसे हजारों क्या लाखों एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो जो रेस्ट और मोशन से। अब सबसे बड़ी बात कहते हैं, इसको समझने के लिए बहुत बड़ी कहानी ये बनाया गया। आप मान लो मेट्रो या ट्रेन में घूम रहे,
मेट्रो या बस या ट्रेन में, आपके सीट यहां पे मिला, आप अपनी सीट पे बैठे, दूसरा आपके फ्रेंड है और वो फ्रेंड भी आपकी तरफ इस तरह से बैठा हो, आप दोनों फ्रेंड, और बस जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, ये फ्रेंड भी रेस्ट में और ये फ्रेंड भी रेस्ट में, एक दूसरे को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि हम दोनों बैठे हैं, तो बैठने का मतलब हमारा पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है, 1 घंटे से हम बस में बैठे हुए तो हमारा पोजीशन फिक्स है। ये दोनों बॉडी क्या है, रेस्ट में। लेकिन जो रोड पे से देख करके एक बालक आपको देख रहा है रोड पर से, ये दोनों को देख रहा है कि ये दोनों क्या कर रहा है, मोशन में। ये यहां से रोड पर से बस वाले को देख रहा है कि इसमें उनके, मान लो कि ये भी आपका फ्रेंड है जिसने आपको छोड़ने के लिए, वो देख रहा है कि हमारा फ्रेंड बस के स्पीड के साथ मूव कर रही है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है बस, तो आप भी 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। लेकिन इसको, ये जो फ्रेंड आपके सामने, मान लो ये ए है और ये बी है, कुछ भी नाम है, ए को बी को देख रहा है कि यार ये तो रेस्ट में, और बी ए को देख रहा है वो तो रेस्ट में। लेकिन एक बालक सी है जो यहां से देख रहा है, ये कह रहा है भाई ए भी मोशन में और बी भी मोशन में और बस भी मोशन में। तो जब भी रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो चीज आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है वो किसी और के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन की, तो हम कहते हैं किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे आपने बचपन से सुना होगा कि अर्थ जो है वो मूव करता है, क्या कभी आपने देखा अर्थ को मूव करते? थोड़ा नीचे देखो, और गलती से हल्का अर्थ हिलता है तो हम क्या कहते हैं, भूकंप आ गई। और जबकि फिजिक्स स्टार्टिंग से बोलेगा अर्थ मोशन में, आपको दिखता क्यों नहीं? जबकि आपको सन दिखता होगा कि भाई इस जगह से उस जगह चला गया, लेकिन अर्थ को कभी हमने देखा ही नहीं। क्योंकि हम इस प्लेनेट से जब सन को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मोशन में है, और यदि हम दूसरे प्लेनेट से अर्थ को देखेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे अर्थ मोशन में। और एग्जैक्टली रेस्ट और मोशन की अगर बात करें तो हमेशा वो रिलेटिव टर्म है। तो आप क्या कहोगे? सब अपने आप को एकदम करेक्ट समझ रहे हैं। तो रेस्ट, और जैसे हमने कहा कि आपके घर या मेरा घर या किसी का भी घर क्या है, रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? हमारे रिस्पेक्ट में। लेकिन जो दूसरे प्लेनेट से देखेगा वो कहेगा भैया जिस अर्थ पे तुम हो, जिस अर्थ पे तुम हो, ये अर्थ कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। एक तो अपने एक्सिस के रोटेट कर रहा है, और एक हम कहते हैं जिस सन के चारों तरफ चक्कर मार रहा है। जब अर्थ ही घूम रहा है तो मान लेते हैं कि हमारा घर यहां पे, तो क्या ये घर रुका हुआ होगा? जैसे ये बस मूव कर रही है, तो क्या ए और बी रेस्ट में कैसे हो सकता है? सी को लग रहा है ये मोशन में, और सच में वो मोशन में है। हाँ, लेकिन ए और बी एक दूसरे को देख रहा है तो रेस्ट में, तो ये भी सही बात है। तो यानी आप जब भी मोशन की बात करोगे तो आप कहोगे मोशन इज द रिलेटिव टर्म। मोशन हमेशा क्या है? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म्स हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात किया जाएगा मोशन में। एब्सोल्यूट मोशन की बात हम कभी नहीं कर सकते। हमेशा हम कहेंगे कि कोई भी आपको बोलेगा कि तुम रेस्ट में, जैसे हम अभी बैठे हैं ऐसे खड़े, कोई पूछेगा रेस्ट में या मोशन में, तो आप बताओगे कि सर आप मेरे रिस्पेक्ट में, तो आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर हम दूसरे प्लैनेट से देखें तो हम कहेंगे अर्थ बहुत तेजी से घूम रहा है, जिसकी वजह से मैं भी उसमें बहुत तेजी से घूम रहा हूं। यानी रेस्ट और मोशन जो है हमेशा रिलेटिव टर्म है। किसके रिस्पेक्ट में? कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो कोई चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो फिलहाल हमें डेफिनेशन ये समझना है कि रेस्ट और मोशन के बारे में, एक तो रिलेटिव टर्म है, ठीक, चलो ये इसको समझने के लिए एक तो रिलेटिव टर्म। दूसरी बात आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ये लिखना है, रेस्ट if position of body not change with time, then it is called rest। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं। और मोशन की अगर हम बात करते हैं तो if position of a body change with time, then it is called motion। किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसे मोशन में कहेंगे, और अगर वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में। डन, इतना तक काफी है। अब हम इसके अंदर जो देखने वाले हैं, हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही देख लेते हैं। एक आता है डिस्टेंस और दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट।
या फिर थोड़ा सा ऐसे करके लिखो, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये पेपर में भी आ सकता है, तो एज इट इज आपको लिख के आना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये बॉडी एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये ए है और एक बी है। तो आपके पास एक तो ये है ये एक डिस्टेंस है, ये L1, दूसरा है ये L2 और तीसरा है L3। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताओ जी ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, L1, L2, L3, तो आप कहोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, L3 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी आपको ऐसे नॉर्मल एग्जांपल देगा, बताओ कि डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में क्या है, मान लो ये दे दिया आपको 2 मीटर या 3 मीटर, ये दे दिया 2 मीटर और ये दे दिया 1 मीटर, तो आप कहोगे आंसर इज 1 मीटर बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 ही मीटर का है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम तो इसकी बात कर लिए ए और बी के बीच में, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ट्रैवल बाय द बॉडी, बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस हम उसको कहेंगे, द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरी बात हम कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है और ये आप कहोगे ये स्केलर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शंस होते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं, तीसरी बात, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीसरी पॉइंट, इट कैन नॉट बी, ये इट कैन नेवर बी नेगेटिव, और जीरो भी हम कह सकते हैं, जीरो हो भी सकता है, कोई बॉडी कहीं गया ही नहीं तो कहेगा डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तीसरी पॉइंट हम लिखेंगे इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या तो वो डिस्टेंस से कम होगा या इक्वल होगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसकी बात कहेंगे आप, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखना, ये पेपर में आपको आएंगे और इसी तरह से आपको लिख के दिखाना है। डन। सो नेक्स्ट देखते हैं AC। AC इज इक्वल टू, हमें दिख रहा है कि ये निकालने का फॉर्मूला है बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब हमने इन दोनों का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या निकला, पहले आंसर मत लिखो, ये है 16 प्लस 9, ये आ गया आपका 25 और 25 को हम लिखेंगे कितना, 5 यूनिट्स। डन है। तो अब सोचो कि आप 7 मीटर लिखोगे कि 5 मीटर लिखोगे, तो डिस्टेंस आपका आ गया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जो आने वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आपको लिखना है 5 मीटर। डन है। बस देखते ही आंसर आना चाहिए। कह रहे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो। कह रहे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है पार्टिकल इस पूरे सर्कल में घूम रहे हैं, तो पूछ रहा है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से सी तक में कितना हो। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और ए और सी को मिला देना है। ए और सी को जैसे हमने मिला दिया तो इसका रेडियस आर दिया है, तो ए और सी के बीच का ये आर और आर कितना हो जाएगा, 2r। तो डायरेक्ट इसको डिस्प्लेसमेंट जो होगा, पहले का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखें तो डायरेक्ट लिखेंगे r प्लस आर, कितना हो गया 2r। फिर हमें पूछ रहा है ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से बी आपको स्केल लेना है और मिला देना है, मिला दिए तो ये हमें दिखा कि ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेनस है। तो दूसरा कंडीशन में लिखा डिस्प्लेसमेंट ए टू बी अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये भी आर और ये भी आर, रेडियस है
तो आ गया 2r का स्क्वायर, तो 2 का पेयर तो नहीं बना लेकिन r का स्क्वायर है, तो ये r से r ये बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा। ऐसे लिखो या बेटर है कि √2 और r को बाहर में लिख देना। कितना आ गया ए से बी। फिर हमें पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन का सी से डी बताओ। सी से डी स्केल लो और दोनों पॉइंट को एकदम मिला दो सीधा। बिल्कुल सेम सेम सा, ये भी यार ये भी ये डिट्टो सेम ही आएगा, इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आएगा √2 और r। तीसरा चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताना है ए से सी, सी से ए। एक पार्टिकल ए से सी गया और सी से वापस ए पे आ गया, यानी जहां से बॉडी चली वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। इस कंडीशन में जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहता है तो आप कहोगे कि इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस तो वही आएगा जो इसका सर्कमफरेंस है। डन है। तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन में, तो आप इसको देखो और इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाकी वो 11th के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो 9th क्लास से क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे 9th के मैक्सिमम क्वेश्चन 11th में पूछा गया। डन है। चलो हम डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हमारे पास आता है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में करेंगे। स्पीड, स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप लिख सकते स्पीड इज इक्वल टू डी बाय, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड। एक छोटी सी बात जो बच्चे को समझाते हैं, अगर आपको कई बार किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो इसको चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। ये याद करना नहीं भूलना। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा किलोमीटर पर आवर। जरूरत पड़ेगा, 100% जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन को टेढ़ा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक, तो ये आ गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सो दिस ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक चीज और भी आता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रैवल करता है, जैसे कोई कार हो कोई बॉडी हो, मान लेते हैं हम ये कार की बात कर लेते हैं, या बस ये 5 मीटर की डिस्टेंस मान लो 2 सेकंड में ट्रैवल करती है, 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 2 सेकंड, तो हम कहते हैं इसको यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टाइम करते हैं तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो आपको क्या बोलना है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो इसके लिए हमें निकालना होता है एवरेज स्पीड, शॉर्ट फॉर्म में एवरेज और स्पीड। क्या होगा, फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डन है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। उसी तरह से हमारे को आएगा वेलोसिटी। हाँ, ये स्केलर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर स्केलर है तो या नेगेटिव में नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, मतलब। और ये वेलोसिटी की बात करें तो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आगे हम देखते जाएंगे कैसे कैसे आ रहा है। उसी तरह इसका भी ऐसा यूनिट सेम ही होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। क्या लिखना है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे वो आता है कि ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इसमें भी आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं, तो आप कहोगे अगर कोई बॉडी इक्वल मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे भी हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, या फिर आप कहोगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और ये स्पीड, इन दोनों का फॉर्मूला दिमाग में रखना है और बार बार क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएंगे, हम उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले इस वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन ये है, कहता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे फिलहाल, कुछ समझते हैं। एक ए और बी पॉइंट है, 2 सिटी है। मान लो कई बार आप भी स्कूल जाते हैं तो, या फिर हो सकता है एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जाना होता है, कॉलेज वगैरह।
तो एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं, इसमें आपके जाने की स्पीड v1 है, और जब आप जाते हो तो v1 से, क्योंकि जब जाते टाइम काफी भीड़ भाड़ था तो आपकी स्पीड हो सकती है कम हो, लेकिन आते टाइम आपने थोड़ा लेट आया और पता चला कि रोड खाली है तो v2 अलग स्पीड से आए। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड इसका क्या है, एवरेज स्पीड बताओ, और फिर पूछ रहा है हमसे एवरेज वेलोसिटी भी बताओ क्या। मतलब आपने ए से बी गया और वापस कुछ समय के बाद आपने वापस ए पे आ गया अलग अलग स्पीड से, तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ और वेलोसिटी भी बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। हमें इसमें सिर्फ स्पीड दिया है, डिस्टेंस, जबकि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ना टाइम दिया है ना डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो यही तो क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है जो हमें करना होता है। डन है। सो देखो इसको कैसे करते हैं, आपको लिख लेना है कि सॉल्व लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। स्कूल के एग्जाम में सॉल्व करना है तो थोड़ा प्रॉपर तरीका से कर लेते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, नहीं तो यही होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हमें कहते हैं कि सर मैंने वैसा ही करके आया जैसे आपने करवाया था लेकिन नंबर नहीं आया। मैंने बोला भाई क्वेश्चन पेपर लेके आना तब मैं चेक करूंगा। जब मैंने उसकी कॉपी चेक की तो पता चला उसने पूरी कहानी खत्म करके 2 लाइन लिखा और लास्ट में आंसर चेक किया। इसलिए ध्यान रखना, आपको अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करके आना है पेपर में। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको एक्स लेट कर लेना। इसका फॉर्मूला भी होता है जो बता देंगे बाद में। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स है, तो हमने लिखा कि भाई डिस्टेंस तो एक्स है, जाने में कितना टाइम लगा, स्पीड कितनी है v1, तो लिखेंगे टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड, स्पीड क्या है v1, तो आपको t1 लिखना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और टाइम टेकन फ्रॉम b टू a विथ स्पीड, स्पीड क्या था इसका v2, तो t2 टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टोटल टाइम आपको लिखना है तो दोनों को प्लस करना होगा। टोटल टाइम t1 प्लस t2, दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा x अपॉन में v1 प्लस x अपॉन में v2। x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों तरफ x x है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v1 प्लस 1/v2। इसको क्रॉस जब एलसीएम लोगे, जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2। तो यहां तक हमारे पास आ गया टाइम, ये हो गया आपका टोटल टाइम। और डिस्टेंस कितना हो गया, मैंने x सिलेक्ट किया था तो x जाने में और x आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस आ गया 2x और टोटल टाइम भी आ गया। टोटल टाइम कितना आया था x v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2। अब लिखना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x और टोटल टाइम जो हमने निकाला x v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2, x x कैंसिल, ये ऊपर चला गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इस तरह से हमें एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला आपको रखना है याद, यही फॉर्मूला लगा के आप जल्दी कर सकते हो। लेकिन पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। सोचो ये क्वेश्चन 3 नंबर का दे दे और आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। एमसीक्यू में आया तो करेक्ट है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू में नहीं आता है तो आपको करके दिखाने होंगे इसी तरीका से। ओके, तो बने रहिए। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। बाल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब कोई गाड़ी मतलब कोई बॉडी ए से बी पे गया और वापस बी ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। सो वेलोसिटी की फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0
तो टाइम कुछ भी हो 0 ही होगा, सो आंसर एवरेज वेलोसिटी का 0 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे आप लिखो और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स भी है, करके दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों